जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है अर्ध संघवाद। ये आपके दूसरे यूनिट का टॉपिक है। दूसरे यूनिट में जो है तीन टॉपिक हैं, अर्ध संघवाद, गठबंधन, राजनीतिक दल और भारत में दलीय व्यवस्था। तो हम यहाँ पे अर्ध संघवाद की अवधारणा को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान तो है संघात्मक, लेकिन क्या है कि इसको कई लोगों ने अर्ध संघीय कहा है। कई बार कहा जाता है कि भारतीय संविधान तो संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। इस पे बहुत ही बहस विवाद जो है वो चलते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण इसे अर्ध संघीय संविधान की संज्ञा दी जाती है, अर्ध संघीय कहा जाता है, जबकि मूल रूप से भारतीय संविधान क्या है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट राइटर के जो वक्तव्य हैं, सेंटेंसेज हैं, वो भी देख लेते हैं। केसी वियर का तो आप जानते ही हैं, इन्होंने ही कहा है भारतीय संविधान को अर्ध संघीय, इन्होंने ही कहा है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट हैं, डी बसु हैं, इनकी किताबें पढ़ते हैं यूपीएससी के बच्चे, तो इनका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। डी बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः एकात्मक है और न ही पूर्णतः संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। वहीं प्रोफेसर पायली कहते हैं कि भारतीय संविधान का ढांचा तो संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा कैसी है, एकात्मक है। तो आखिर इन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं तो कोई तो बात होगी कि भारतीय संविधान है तो संघात्मक लेकिन उसको एकात्मक कहा जाता है। तो ये देखने के लिए कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय क्यों कहा गया, तो पहले आपको संघात्मक के लक्षणों को एक बार फिर से दोबारा देखना होगा। ज़्यादा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, संक्षेप में देखेंगे। तो जैसे देखिए, एक संघात्मक शासन जो कि भारत में अपनाया गया है कि मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहला कि संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता होती है और संविधान लिखित होता है तथा कठोर होता है। कठोर का मतलब संविधान में संशोधन की जो प्रणाली होती है वो कठोर होती है एक संघात्मक शासन में। और कठोर इसलिए होती है ताकि उसमें मनमाना परिवर्तन ना किया जा सके और ऐसा ना हो कि जो केंद्र में सरकार हो मनमाना परिवर्तन करके अपने अधिक शक्तियाँ ले लें और राज्यों को शक्तियाँ ही ना दे। फिर शक्तियों का विभाजन, इसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है केंद्र और राज्य के बीच। और अमेरिका जैसे संघात्मक देश में, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है संघात्मक शासन का, राज्यों का स्वयं का संविधान है। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। फिर दोहरी नागरिकता होती है, एक तो संघ की यानी केंद्र की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। और फिर राज्यसभा जो केंद्रीय सरकार हमारी होती है उसका जो उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसमें सभी राज्यों का क्या हो, समान प्रतिनिधित्व हो। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं तो वहाँ का जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसको क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं वहाँ की संसद को, और उसके 2 सदन हैं, अलग ही नाम है, कांग्रेस और प्रतिनिधि सदन। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो उच्च सदन है वहाँ पे अगर 50 राज्य हैं तो वहाँ प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि पहुँचते हैं, टोटल 100। तो ये हो गए संघात्मक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं। अब भारत को क्यों कहा जाता है कि अर्ध संघीय है, तो देखिए संघात्मकता में भारत ने ये तत्व अपनाया है कि संविधान कैसा है, सर्वोच्च है, संविधान लिखित है, ये भी भारत में है, लेकिन कठोर संविधान नहीं है। यानी संविधान संशोधन की प्रणाली भारत में कठोर नहीं है बल्कि सुपरिवर्तनशील है, कठोर और लचीले का समन्वय है। इसमें कुछ कानून ऐसे हैं जिसके लिए कठोर विधि को अपनाई जाती है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ संशोधन के लिए लचीले प्रक्रिया का पालन किया जाता है। रही बात शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच, तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है केंद्र और राज्य के बीच, उसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहाँ पे केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें केंद्र को अधिक शक्ति है। विषयों की बात करें तो 3 जो है हिस्सों में बांटा गया है शक्तियों को। केंद्र सूची जिसको संघ सूची कहते हैं, फिर राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बनाते हैं, संघ सूची पे केवल संघ ही बनाएगा यानी केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी,
और एक समवर्ती सूची होती है जिसपे दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो संघ सूची में देखा जाए तो 97 विषय रखे गए हैं। वहीं राज्य सूची में कितने हैं तो 56 हैं, और जो समवर्ती सूची है उसमें भी वर्तमान में 52 हो गए हैं 47 से। तो क्या है, समवर्ती सूची पे दोनों को ही कानून बनाने को अधिकार तो है, लेकिन केंद्र के कानूनों को प्रायोरिटी प्राप्त है। और क्या, भारत में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, संघ और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं और फिर बाद में इंडिया के हैं। आप यूपी, बिहार, बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम कहीं के भी हैं, लेकिन आप एक इंडियन हैं। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, तो समान प्रतिनिधित्व नहीं है। कहाँ, यूपी से 31 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ से एक एक जो है प्रतिनिधि ही जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण है भारतीय संविधान में एकात्मकता के, जिसके कारण भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना है, अधिक शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई हैं। जो समवर्ती सूची पे यदि कोई कानून बनाता है, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, तो यदि उनमें टकराव होता है तो केंद्र के कानून मान्य होंगे। और क्या है इसमें कि जितने महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। इकहरी नागरिकता भारत में है, जबकि संघात्मक शासन में कैसी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। फिर जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं ना, ये एकात्मकता का बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि आपातकालीन जब कोई भी स्थिति 352, 56 और 60 लागू होती है, ऐसे में शक्तियां जो है राज्य सरकारों की भी शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। तो इस प्रकार आपातकाल में भारतीय शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। और क्या लक्षण है एकात्मकता के भारत में, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए, आप देखते हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार में कोई भी कानून संसद तभी पारित कर सकती है, वो कोई भी बिल कानून तभी बनता है जब उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। तो उसी प्रकार राज्यों में भी कोई भी बिल कानून तभी बनता है, यानी वो पारित तभी माना जाता है, पूर्ण रूप से कानून का रूप तभी लेता है जब उससे राज्यपाल की सहमति मिलती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार के परामर्श से काम करता है। तो इस प्रकार राज्यों को स्वायत्तता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। केंद्र ने अपना एक एजेंट बिठा रखा है प्रत्येक राज्य में कि तुम कोई भी कानून बिना हमारी सहमति के पास नहीं करा सकते, यानी जो हमारा एजेंट है, जो हमारा राज्यपाल है, जब वो सहमति देगा तभी तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी बिल कानून का रूप ले पाएगा। यही कारण है कि आप देखते हैं कि अक्सर आपको सुनाई देता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली का मैटर हो, कि क्या होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में झगड़े विवाद के आपको न्यूज़ जो है सुनाई देते रहते हैं। फिर कह रहा है कि आर्थिक रूप से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। आप देखते हैं कि जो वो बजट आता है तो उसमें केंद्र ये जो है डिसाइड करता है कि ठीक है कितना फंड जो है वो राज्यों को दिया जाएगा, कितना केंद्र अपने पास में रखेगा। और इस प्रकार राज्य जो है एक तरीके से वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर रहते हैं। और इससे क्या होता है कि संघात्मक शासन की व्यवस्था को, यानी राज्यों की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं चोट पहुंचती है। क्योंकि यदि आपको कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे केवल, कोई एक बॉस बना दिया जाए, ठीक है, उसके परमिशन के, जब तक वो परमिशन नहीं देगा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको कहीं भी जाना हो, शॉपिंग करना हो, घूमने जाना हो, किताबें खरीदनी हो, ठीक है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक वो बॉस आपको पैसे नहीं देगा तब तक आप चाह के भी नहीं खरीद सकते। फिर क्या है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी अधिकतर संघात्मक शासन में ये होता है कि जो संघ होता है ना, वो समझौते का परिणाम होता है। राज्य आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं, और यदि उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में किसी भी राज्य को संघ से, यानी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों अपनाया गया है, भारत की परिस्थिति को ध्यान में रखकर, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में लगभग 500 राज्य थे। ऐसे में यदि उन्हें अलग होने का अधिकार दिया जाता तो भारत
इस तरह यूनाइट नहीं रहता, बिखर गया होता। तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो है कुछ चीज़ों को ढाला गया है तो हम संघात्मक ही। फिर क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। जैसे क्या होता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। एक तो राज्यों की न्यायपालिका जो अपने अपने राज्य में सर्वोच्च होती है, और एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। लेकिन भारत में क्या कंडीशन है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, यानी वो राज्य में कोई भी न्यायालय अपने आप में सर्वोच्च नहीं है। राज्य न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। फिर है कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। सामान्यतः होता ये है कि जो भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, अमेरिका को ही ले लीजिए, तो वहाँ पे राज्यों के लिए अलग संविधान होता है और केंद्र का अपना संविधान होता है। जबकि भारत में क्या है, एक ही संविधान है, उसी में केंद्र के शक्तियों की भी बात कही गई है, उसी में राज्य के शक्तियों की भी बात कही गई है। और यही कारण है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में वो 500 से भी ज़्यादा 500 लगभग हो चुके हैं। जबकि आप देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में केवल और केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। और भी कुछ पॉइंट हैं, हम देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे देखिए अमेरिका को माना जाता है ना कि वो सर्वश्रेष्ठ संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है, तो वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, राज्यों को प्राप्त हैं। जबकि भारत में क्या है, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब कि जैसे देखिए कुछ शक्तियाँ हैं वो उनका बंटवारा हो गया है कि चलो ये केंद्र क्या है, ये राज्य क्या है, ये समवर्ती में है, यानी सबको समान रूप से शक्ति प्राप्त है, केंद्र को भी राज्य को भी। लेकिन जो शक्तियाँ अब बच गई, जो कहते हैं ना अवशेष, या आप भाग देते हैं तो नीचे कुछ शेष बच जाता है, तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं जो किसी को नहीं दी गई हैं उस पे किसका अधिकार है, केंद्र का अधिकार है। जबकि अमेरिका में राज्यों का उस पे अधिकार है। सुपरिवर्तनशील संविधान हमने ऊपर ही डिस्कशन कर लिया था कि संघात्मक शासन में प्रायः जो है कठोर संविधान संशोधन प्रणाली को अपनाया जाता है, ताकि आसानी से संविधान में तोड़ मरोड़ न किया जा सके, उसमें परिवर्तन करके उसका दुरुपयोग ना हो, कोई ऐसा जो है ऐसी सरकार ना हो जो उसमें परिवर्तन करके खुद की स्थिति को शक्तिशाली बना ले और राज्यों को कमज़ोर कर दे। लेकिन भारत में क्या है, कठोर संविधान नहीं है, एक सुपरिवर्तनशील संविधान है, या कह सकते हैं कठोर और लचीले का समन्वय है, मिश्रण है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को आरक्षित रखना, तो राज्यपाल को ये भी अधिकार होता है कि यदि वो चाहे तो किसी विधेयक को जो राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड हो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट आप देखते हैं कि राज्य के कार्यों में क्या है, केंद्र का एक हस्तक्षेप है। वहीं एक और जो है वजह है जिसके कारण भारतीय संविधान को एकात्मक कहा जाता है, वो है केंद्र सरकार जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है। उनके क्षेत्र को बड़ा या छोटा घटा बढ़ा सकती है, उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इस संबंध में राष्ट्रपति राज्यों की राय मांगते जरूर हैं, लेकिन राज्यों की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, यानी राज्यों की अनुमति के बिना राज्यों के सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे बहुत से लक्षण हैं भारतीय संविधान में एकात्मकता के, जिसके कारण बहुत से विद्वानों ने भारतीय संविधान को जो है अर्धसंघीय कहा है। भारतीय संविधान को जो है उनकी संघात्मकता को वो स्वीकार नहीं करते हैं, बोलते हैं कि ये संविधान जो है कहने मात्र को तो संघात्मक है, इसमें एकात्मक के बहुत सारे तत्व हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, संघीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो यूएसए है। और ये कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संघीय व्यवस्था वाला देश कौन है, तो वो है भारत। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। भारत ने अपनी संघीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया है, ग्रहण किया है, तो कनाडा से, अमेरिका से नहीं ग्रहण किया है। क्योंकि देखिए कनाडा में क्या है कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है और उसी के तर्ज पे भारत ने भी एक मजबूत केंद्र बनाया है। इवन भारतीय संविधान में संघात्मकता के लिए या संघीय के लिए जो फेडरल शब्द यूज होता है उसका प्रयोग न करके यूनियन का प्रयोग किया गया है।
क्यों किया गया है और अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है, उसको इस मैप से आप समझ सकते हैं। देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था, अमेरिकी संघीय व्यवस्था कैसी थी? यहाँ एक बड़ा सा देश था, ठीक है। तो एक बड़ा सा देश है तो वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाना इतना आसान नहीं है, जब तक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटा जाए। मान लीजिए अगर ऐसे राज्यों की व्यवस्था नहीं होती तो क्या मोदी जी को कैसे पता चलता कि मिजोरम में क्या चीज़ की आवश्यकता है लोकल लेवल पे, और यूपी में क्या है। तो इसलिए यूपी की जो जिम्मेदारी है वो यूपी सरकार को दी गई है, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल की जिम्मेदारी वहाँ की सरकारों को दी गई है। तो ये इतना बड़ा था कि एक जगह से शासन चलाना संभव नहीं था। तो इस बड़े से राष्ट्र को ऐसे विभाजित करके, पिज्जा की तरह आप जो ये देख रहे हैं आकृति, ऐसे विभाजित करके इसको 50 राज्यों में विभाजित किया गया और यहाँ पे शासन चलाया जाता है। यानी ये क्या था, पहले एक था और इसमें शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए इसका विभाजन किया गया। जबकि भारतीय संघीय व्यवस्था ऐसी क्यों है? ऐसी इसलिए है क्योंकि भारत पहले एक नहीं था। भारत जिस समय गुलाम था उस समय 500 से भी अधिक राज्य उसमें हुआ करते थे। यानी जो ये देख रहे हैं ना कि ये तो एक है, इसको डिवाइड किया गया। ये कैसे थे, ये आप देख रहे हैं, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे थे, इसीलिए क्या होता था कि विदेशी इस पे आक्रमण करके और इनको अपना गुलाम बना लेते थे। तो ऐसे में डिसाइड किया गया कि एकता में शक्ति होती है और जितने भी ये छोटे छोटे राज्य हैं, क्यों न मिला कि एक यूनाइटेड इंडिया का जो है गठन किया जाए, जिससे हम शक्तिशाली बने, मजबूत बने और कोई भी विदेशी, कोई भी फिरंगी, कोई भी दुश्मन देश जो है हम पे आंख उठाकर ना देख सके। तो 500 से भी ज़्यादा राज्यों को मिला करके एक भारतीय संघ यानी भारत की स्थापना की गई और इसमें एकात्मकता के तत्व इसलिए रखे गए जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, इनमें अलगाववाद की भावना न हो, ये बिखरने न पाए। तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे संघात्मकता के साथ साथ कुछ एकात्मकता के तत्व अपनाए गए हैं, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार हैं, न कि हम एकात्मक राज्य की स्थापना करते हैं। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।